नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले जी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं जो कि चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, इवन सेकंड ग्रेड के भी यूज होने वाला है, और रीट की तैयारी कर रहे हो तो भी यूज होगा। और क्लास थर्ड से ही आर्टिकल, मतलब हर लेवल पर ये टॉपिक है जो यूज होता है, चाहे स्कूलिंग का एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब में आर्टिकल्स का यूज के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज लेने जा रहे हैं। स्पेशली मेरा फोकस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम पे और रीट मेंस जो है ना, उन पे है ना। तो टीचिंग लेवल के एग्जाम्स के लिए स्पेशली है ये। तो शुरू करते हैं, है ना। नॉर्मली आपको ये बताने के लिए क्वेश्चन दिया, नॉर्मल पहले मेरा ये थ्योरी है हमेशा कि पहले कोई भी टॉपिक का आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद, है ना, ऐसा मैं ये मानता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है कि हमेशा पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यूज पढ़ो। लेकिन यहाँ मैं एमसीक्यू पहले क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जिससे कि आप समझ सको कि किस टाइप से आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि किस लेवल के आते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ सको। बाकी इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको आए नहीं आए कोई बात नहीं, है ना। जैसे शेक्सपियर, है ना, शेक्सपियर इज डैश यूरोपियन यूरोपियन पोएट एंड प्ले। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन, द, या नो आर्टिकल नीडेड, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ऐसा कौन सा आएगा? तो आपको पता है शेक्सपियर इज यूरोप, है ना। य शुरू किससे हो रहा है? य से। तो य कॉन्सोनेंट साउंड है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उससे पहले ए लगता है। तो शेक्सपियर इज अ यूरोपियन पोएट एंड प्लेराइट। ही वाज ए ब्रिटिश ना, तो ब्रिटेन इज इन यूरोप। दूसरा, माय अंकल इज dash MLA from Adarsh Rajasthan Party. Okay, my father is, या my uncle is a MLA, an MLA, the MLA, या no article। तो MLA आपको अगर पढ़ोगे MLA ऐसे पढ़ते हैं, तो इसमें रूल क्या होता है वो मैं आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा वैसे तो। लेकिन आपको अगर पता हो तो आपको पता है कि अगर किसी शब्द का पहले अक्षर का उच्चारण स्वर है ना, वोवल से उच्चारण स्टार्ट होता है, तो उससे पहले एन लगता है। तो इसमें ये करेक्ट आंसर होगा, एन। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर समझो तो इस टाइप से और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाँ? तो हम इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो बताओ कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? सबको पता है? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, है ना। किस तरीके से? नॉर्मली अगर ऐसे देखो तो भी तीन है, ए, एन, द। और अगर टाइप्स से देखो तो भी देखो दो टाइप के हो गए। एक तो हो गया डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जिसको द, दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, और तीसरे को हम नाम दे सकते हैं वैसे जीरो आर्टिकल, मींस जहां किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, तो हम कह सकते हैं जीरो आर्टिकल। तो इस तरह से ये थ्री टाइप्स हो गए। और वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली भी तो तीन हो गए, ए एन द, है ना। तो इनका कहां कहां यूज होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो ए, एन एंड द, दीज आर थ्री आर्टिकल्स, है ना, तीन आर्टिकल्स होते हैं। इसमें जो ध्यान रखना कि आर्टिकल्स का यूज होता क्या है पता है? नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? नाउन से पहले। और नाउन आपको पता ही है क्या होता है? नेम, नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। तो जो नेमिंग वर्ड होता है, जैसे इसका नाम क्या है? पेन है मान लो, तो अ पेन। ये क्या है? डिजिटल बोर्ड है, तो अ डिजिटल बोर्ड। समझ में आ रहा है? इस तरह से हर चीज का एक नाम है। यहां जैसे चेयर पड़ी है तो अ चेयर, शर्ट अ शर्ट। समझ में आ रहा है? तो जो नाउन वर्ड्स है उनसे पहले ए, एन या द का यूज होता है, नाउन वर्ड से पहले। नाउन यानी नेमिंग वर्ड से पहले। उसमें जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो है ए एन। कैसे इनडेफिनिट है उसको हम समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ।
जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। अब मैंने एक डॉग देखा, कौन सा डॉग पता नहीं, विच डॉग आई डोंट नो, कौन सा डॉग नहीं पता। नहीं पता इनकी कोई डेफिनेट नहीं है वो, इट इज नॉट डेफिनेट। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। क्या अर्थ होता है? निश्चित, कि हम ये कि फिक्स इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वो कैसा है? इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, कि कौन सा डॉग नहीं पता, है ना। आई सॉ अ डॉग, देयर विल कम अ डे, एक दिन ऐसा भी आएगा, व्हेन वी विल बी रिच, कि हम खूब पैसे वाले बन जाएंगे। तो देयर विल कम अ डे, एक दिन आएगा, वो कौन सा दिन? नहीं पता, नो, नॉट श्योर ना। दैट इज नॉट द डेफिनेट डे, कि जिस दिन की बात हो रही है दैट डे इज नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं है। इस तरह से एन इंजीनियर, एन इंजीनियर का मतलब क्या हुआ? एक इंजीनियर, है ना, ही इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर। या एन इंजीनियर इज वेरी बिजी पर्सन, मान लो, ठीक, तो इसका मतलब एनी इंजीनियर, कोई एक स्पेसिफिक इंजीनियर, इंजीनियर की बात नहीं हो रही है। समझ आ रही बात? तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, कौन से होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल? ए और एन, जिसका अर्थ होता है एक, लेकिन एक कोई भी एक निश्चित नहीं होता, जो फिक्स नहीं होता कि कौन सा। जैसे मैं कहूं कि आई परचेज्ड अ चेयर, एक चेयर खरीदी, तो वो वन की सेंस में यूज हुआ है। देयर इज अ हॉर्स, वहां पर एक घोड़ा है, तो कौन सा घोड़ा है, किस टाइप का है, उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। और जब डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। जो एक फिक्स चीज को आप नाम लेते ही पता चल जाएगा कौन सा वाला। जैसे द हवा महल इज लोकेटेड इन जयपुर, हवा महल एक ही है, इसलिए वो डेफिनेट है, निश्चित है कि ये वाला फिक्स है, इसलिए लिख दिया द। इस तरह से आई हैव फाउंड द बुक, मुझे वो बुक मिल गई है, तो ये बुक डेफिनेट कैसे हुई? बुक्स तो खूब सारी है, निश्चित कैसे हुई? तो आई हैव फाउंड द बुक, मुझे वो वाली बुक मिल गई है, आई वॉज सर्चिंग फॉर, जो मैं तलाश कर रहा था। तो ये बुक निश्चित हो गई ना, डेफिनेट हो गई, इसलिए द लगा। डेफिनेट कैसे हुई? डेफिनेट हुई कि ये वो वाली बुक है, दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा था, वो वाली बुक आई हैव फाउंड, इसलिए उससे पहले क्या लगाया? द, फिक्स हो गया। ऐसे अगर ये कहा जाए कि संसार में एक ही तो बुक थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था, और वो वाली बुक मुझे मिल गई है, आई हैव फाउंड दैट बुक। ठीक है, तो अब ये तो नॉर्मल हमने समझ लिया, मोटा मोटा, कि इसका क्या अर्थ होता है, कहां कहां यूज करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं ना। तो ए और एन का कहां यूज करते हैं? तो ए एन का यूज होता है, तीनों वर्ड ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिंगुलर होना चाहिए। जहां ए एन का यूज होगा, इसका अर्थ होता है एक, है ना? मैं ऐसा थोड़ी कह सकता है ए पेन्स या ए शर्ट्स, नो, ए पेन और शर्ट, है ना, तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। काउंटेबल से पहले यूज होगा ए एन का प्रयोग। मैं ये नहीं कह सकता अ शुगर, नहीं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता एन ऑयल, नो, वो ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो वो काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, वैसा होना चाहिए। इनडेफिनिट, है ना, जो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, उनसे पहले किसका यूज होता है? ए या एन का। और इन दोनों का अर्थ होता है एक, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक, या कोई, कोई एक। ठीक है, जैसे अब ए एन में से भी ए का प्रयोग कहां और एन का कहां? दोनों का सेम अर्थ होता है, दोनों सिंगुलर से पहले यूज होते हैं, दोनों काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो ए का यूज और एन का यूज किससे पहले होगा, उसमें ध्यान रखना, वर्ड शुरू किससे हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको दो चार वर्ड दे रहा हूं, तो जो भी वर्ड है, अगर वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, किससे? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू हो रहा है, तो उससे पहले क्या लगेगा? SOUND, उससे पहले लगेगा ए। और अगर कोई साउंड, कोई वर्ड है जो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वॉल साउंड से जो शुरू होगा, उससे पहले क्या लगेगा?
एन। तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले से पहले लगेगा ए, और वॉल साउंड से जो शुरू हो रहा है उससे पहले लगेगा एन। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, आप बताना कौन से में क्या आएगा। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड दिया कैट। क्या है, आवाज क्या है, क। हिंदी में नहीं देखना कॉन्सोनेंट है या वॉल है, इंग्लिश में नहीं देखना है कि ये कॉन्सोनेंट दिख रहा है या वॉल दिख रहा है, वो नहीं, इसकी साउंड चेक करो। क जो साउंड है, आपने अगर फोनेटिक्स पढ़ा है तो ये क जो साउंड है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, 24 साउंड है। वॉल साउंड कितनी है, 20 साउंड है। तो वो उन 20 साउंड्स में से कौन सी साउंड है ये, ठीक है, वो देखना। तो क एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कैट, तो उससे पहले ए लगेगा, ए कैट। क्यों, कैट सिंगुलर है, कैट्स को काउंट कर सकते हैं, और ये कॉन्सोनेंट साउंड भी है, इसलिए ए लगा। अगर मैं लिखूं एग, ठीक है, एग, तो पहले अक्षर की साउंड क्या है, ए, जो कि क्या है, वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड है, शुरुआत में वॉल साउंड है, तो उससे पहले एन लगेगा। एग से पहले क्या लगेगा, एन, एन एग। गॉट इट। तो अब यहां जो एग्जांपल दिए वो देखो, डॉग, ये भी देखो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो ना एग्स को, 1 2 3 4। सिंगुलर भी है, ये एग्स तो नहीं लिखा हुआ, और इनडेफिनिट है, कोई भी अंडा, है ना, कोई फिक्स तो लिखा नहीं। तो डॉग, ड से शुरुआत हो रही है इसलिए ए लगा। ट्री, ट से शुरुआत हो रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है ना, तो अ ट्री। यूनिट, अब देखो इंग्लिश में तो ये वॉल है, इंग्लिश में क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल्स होते हैं। तो इंग्लिश में तो यू वॉल है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो पहले अक्षर की आवाज आती है य, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। फोनेटिक्स में यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। हिंदी में भी देखो तो अ से अह तक जिसकी आवाज आती है, पहले अक्षर की आवाज, अ से अह तक। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है जो शुरू हो रहा है अ से, आ से, ई उ ए आई ओ औ, इनसे शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब उससे पहले एन लगाओ। अगर कोई अक्षर क से लेकर के ग के बीच की किसी आवाज से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए लगाओ, अगर वो सिंगुलर है, इंडेफिनिट है, काउंटेबल है। तो यूनिट, अ यूनिट, एक यूनिट, समझ गया। अब देखो बी ए पास बॉय, बी ए पास बॉय, बी ए पास, बी ए ब, पहला अक्षर क्या है, ब। बी ए पास गर्ल, लड़की है, सिंगुलर है, काउंट कर सकते हैं लड़कियों को, तो ए लगा। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, शुरू किससे हुआ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य से शुरू हुआ, ए। अब देखो ये फिर से एक वॉल आ गया, ए ई आई ओ यू, 5 वॉल होता है, लेकिन आवाज क्या है, 1 रुपी नोट। तो आवाज क्या है, व, 1 रुपी नोट। तो 1 रुपए का नोट, तो व से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले लगेगा ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का एक नोट। तो इस तरीके से और नोट्स भी हो सकते हैं, टू नोट्स, है ना, दो हो सकते हैं, 2 1 रुपी नोट्स, 3 1 रुपी नोट्स, ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो ए है इसलिए। सेम, एन के एग्जांपल दिए, तो एन का यूज कहां हो रहा है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इंडेफिनिट नाउन बिगिनिंग विद वॉल साउंड, जो स्वर, जो कि अ से अह तक की किसी भी ध्वनि से शुरू हो रहा है हिंदी में। और जो इसमें थे ना, इसमें ध्यान रखना, क से ग के बीच की आवाज से कोई भी अक्षर शुरू होता है जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उससे पहले ए लगेगा। अगर अ से अह के बीच कोई भी अ आ ई उ ए आई ओ आ उ अ, इनसे अगर कोई अक्षर शुरू होता है, वर्ड शुरू होता है इंग्लिश का, और वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, इंडेफिनिट है, तो उससे पहले एन लगेगा। एन एलिफेंट, है ना, एन एलिफेंट। तो ए, आइटम, आइटम शुरू किससे हुआ, आ से। गॉट इट। अब इसको क्या पढ़ते हैं, बताओ देखो, ऑनरेबल पर्सन, क्या पढ़ते हैं, ऑनरेबल। अब आप कहोगे सर ये ऑनरेबल तो नाउन है ही नहीं, तो ध्यान रखना पर्सन एक नाउन है। तो अगर कोई नाउन वर्ड है पर्सन, तो उससे पहले जो एडजेक्टिव लगा है, उस एडजेक्टिव के हिसाब से वो आएगा आर्टिकल, है ना। जैसे यहां एडजेक्टिव लगा था ऑनरेबल,
ऑनरेबल। ऑनरेबल को इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑनरेबल। ओ, जो कि स्वर की आवाज है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले क्या लगेगा? एन ऑनरेबल पर्सन। अब देखो एमएलए, एमएलए से पहले एन क्यों लगेगा? MLA, एम, तो पहला अक्षर क्या आया? ए, जो कि क्या है? स्वर, जो वॉल साउंड है, तो वॉल साउंड होने से इससे पहले एन एमएलए लगा। एसपी है ना, पुलिस का एसपी होता ना, एसपी, सॉरी, तो एनएसपी, क्योंकि पहला अक्षर ए है, एसपी। ठीक है, यही अगर इसका फुल फॉर्म होता ना, तो ही इज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट, क्यों फुल फॉर्म में तो इसको क्या पढ़ते? सुपरिंटेंडेंट, स पढ़ते, पहला अक्षर स है। गॉट इट? इसलिए इनको भी पढ़ सकते हो, एन अर्न, इसको अर्न पढ़ते हैं। एन आवर, आवर है ना, आ पढ़ते हैं। ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, ऑ से शुरू हुआ इसलिए एन लग रहा है। एयर, एयर, उत्तराधिकारी, HEIR। ठीक है, एक्समस ट्री, एक्समस ट्री, एक्स ए आ रहा है, तो इन सबसे पहले क्या लगा? हमने क्या लगाया? एन लगाया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ए एन का ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी नाउन से पहले, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज, कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, एडजेक्टिव की साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। ए लगाना या एन लगाना इस पे डिपेंड करेगा, इससे, ना कि इस नाउन वर्ड से। नाउन तो क्लास है, क से शुरू हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास, तो पहला अक्षर है ए, तो एक्स्ट्रा क्या करो, बस ये ध्यान रखना, ये सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा अगर हो ना, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ध्यान रखना उसमें ए या एन कभी नहीं आएगा। एन कभी नहीं, ए एन दोनों नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल हो गया। अपने को कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो क्लासेस करके अगर ऐसा आ गया तो उसमें प्लूरल हो गया, प्लूरल होने से ए एन का यूज नहीं होगा। द का होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा कि वो डेफिनेट है या नहीं है। डेफिनेट कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरह से यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल, तो यह शुरुआत कैसे हुई? य से, तो ए लगा, अ यूजफुल आर्टिकल, एन एक्स्ट्रा क्लास। गॉट इट? अच्छा, इन सेंस ऑफ एनी या ऑल, ए और एन का जहां प्रयोग होता है वहां पर कई मीनिंग ये लगता है कि ये सब के लिए यूज हो। जैसे अगर आप कोई सेंटेंस ऐसा शुरू करते हो जो जिसमें लिखा हो अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल, फेथफुल एनिमल, है ना, तो अ डॉग का मतलब हुआ एक एक कुत्ता जो होता है वो लॉयल एनिमल होता है, मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि ऑल डॉग्स, है ना, ऑल डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, मतलब एनी डॉग इज लॉयल एनिमल। कहने का अर्थ ये हुआ, मीनिंग ये शो कर रहा है, अगर अ डॉग के बारे में कुछ लिखा है तो पूरी डॉग जो है वो पूरी डॉग कम्युनिटी के लिए यूज हुआ है, तब आप ए लगाते हो। द भी लगा सकते हो, द डॉग इज, है ना, तो पूरी कम्युनिटी के लिए जब यूज हो तो ए एन भी लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो। अ काव इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो अ काव, काव एक उपयोगी जानवर है ना, तो ये सारी गाय उपयोगी जानवर है। एनी काव इज अ यूजफुल एनिमल, कोई भी गाय के बारे में बात करो तो वो क्या है? यूजफुल है। अच्छा, इन द सेंस ऑफ अ सर्टन, हाँ कई बार ऐसा होता है, किसी आपके घर पे कोई आया और आपको पता नहीं था कौन, उन्होंने सिर्फ नाम बताया, पापा से मिलने आया, आपने कहा कि पापा तो घर पर नहीं है, तो वो आदमी ये कह के चला जाता, पापा को कहना कि रमेश चंद्र जी आए थे। तब जब शाम को, आप तो जानते नहीं हो कौन से रमेश चंद्र जी, जब जानते नहीं हो तब आप कहोगे पापा कोई रमेश चंद्र जी आपसे मिलने आए थे, कोई रमेश चंद्र जी, तो कोई रमेश चंद्र जी के लिए इंग्लिश में होगा अ रमेश चंद्र। क्या होगा? अ रमेश चंद्र। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है नॉर्मली, ये मैं बाद में बताने वाला हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर यूज करेंगे। तो अब इसका अर्थ होगा कि कोई मिस्टर रमेश चंद्र जी आपसे मिलने आए थे। जैसे
और राजीव कुमार केम टू मीट यू। एक राजीव कुमार आपसे मिलने आए थे, पता नहीं कौन है, मैंने भी नहीं जानता, है ना। इट मीन्स कि कोई पर्सन है, कोई अननोन पर्सन है जिसका नाम है राजीव कुमार, वो आपसे मिलने आए। ही केम टू मीट यू। तो इस सेंस में भी ए एन का प्रयोग करते हैं। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले तब भी यूज करते हैं जब उसको कॉमन नाउन बनाना हो। तो आपको पहले प्रॉपर और ये कॉमन का, देखो नाउन का बहुत इश्यू आ रहा है ना, तो आप, मैंने अपना वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पर, इसी, है ना। तो होल ग्रामर कोर्स के नाम से वीडियो, उसमें पहले वीडियो, शुरुआती वीडियोस में आपको नाउन के मिल जाएंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ना। तो नाउन के बारे में पहले पूरा समझ लेना। तो नाउन, कॉमन नाउन क्या होती है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, ओम, है ना, ओम जी सर। इसी तरह से एक हरीश जी सर, एक मान लो राजेंद्र जी सर, अनिल जी सर। ये सारे जो है मान लो टीचर, तो इनका कॉमन नेम क्या हो गया, ये सब पढ़ाने वाले क्या है, टीचर। तो टीचर एक कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से कोई इलाज करने वाले चार पांच व्यक्ति है, राम श्याम मोहन, तीनों इलाज करते हैं, तो तीनों का कॉमन नेम क्या हो गया, डॉक्टर। समझ आ रही है। इसी तरह से जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन सब का कॉमन नेम क्या हो गया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। तो ये कॉमन नाउन हो गया। और जोधपुर प्रॉपर नाउन है, जयपुर प्रॉपर नाउन है, इनका कॉमन नाउन हो गया सिटी। अब कई बार जोधपुर को अगर आप कॉमन नाउन बनाना चाहो, तब क्या करोगे, है ना। किसी व्यक्ति को, जैसे हेमंत प्रॉपर है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो हेमंत इज अ विराट कोहली। हेमंत एक विराट कोहली है। तो अब बताओ, क्या हेमंत विराट कोहली हो सकता है, नहीं ना। अब यहां विराट कोहली से पहले ए लगाया, जो कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता है। लेकिन यहां पर जब विराट कोहली से पहले ए लग गया, इसका मतलब अब ये जो विराट कोहली वर्ड है, ये कॉमन नाउन में यूज हो गया। नॉर्मली तो ये किसी की भी व्यक्ति का जो नाम होता है, प्रॉपर नेम होता है, वो प्रॉपर नाउन होती है। लेकिन यहां पर ये कॉमन नाउन यूज हो गया। इसका अर्थ हो गया, विराट कोहली का अर्थ क्या हो गया, कि एक अच्छा क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर, गुड बैट्समैन, है ना, कि वो तो एक अच्छा बैट्समैन है। गॉट इट, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो हेमंत एक विराट कोहली है, इसका मतलब वो एक अच्छा बैट्समैन है। गॉट इट। अगर मैं कहूं कि शीला इज अ भगत सिंह, भगत सिंह नहीं हो सकती। लेकिन शीला को भगत सिंह बताया है, इसका अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, शीला के अंदर भगत सिंह वाली क्वालिटीज है। शी इज अ पैट्रियट, है ना, वो देशभक्त है, वो हो सकती है ना, बहुत आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है। तो इस तरह से भगत सिंह की जो क्वालिटीज थी, वो शीला के अंदर है। गॉट इट। तो यहां पर भगत सिंह का अर्थ हो गया देशभक्त, कि वो भी वैसे ही देशभक्त है। बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स, ये देखो, इनसे पहले हमेशा ए का यूज करते हैं। ये थोड़ी याद रखने की चीजें हैं। गॉट इट। कैसे, जैसे देखो, अब आपको याद करना पड़ेगा इनको थोड़ा सा। हाँ, इसको देख, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया ना आपकी सुविधा के लिए। तो अब आप देखना कौन कौन से। शी वॉज इन अ हरी, अ हरी, वो जल्दी में थी। अ नॉक, आई हर्ड अ नॉक, मैंने एक नॉक सुनी। नॉक है ना, खटखटाहट, है ना। अ लाफ, आई हैड अ गुड लाफ एट द जोक, उस जोक पे मुझे अच्छी हंसी आई। अ पिटी, किसी पे दया दिखाते हो, अ पिटी। अ हेडेक, वो काम एक हेडेक था, इट वॉज अ हेडेक, हेडेक। अ नॉइज, अ कोल्ड, अ पेन। तो ये जो कुछ नाउन है, इनसे पहले क्या लगता है, ए। ए या एन भी हो सकता है, उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। समझ गया। तो शी वॉज इन अ हरी, वो जल्दबाजी में थी। आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे हेडेक हो गया है टुडे। शी वॉज इंटरप्टेड बाय अ नॉक, वो एक नॉक से इंटरप्ट हुई, इंटरप्ट इन डिस्टर्ब। इस तरह से योर नोज इज रनिंग, आपका नोज बह रहा है, पानी बह रहा है। हैव यू गॉट अ कोल्ड, क्या आपको कोल्ड हो गया, ठंड लग गई क्या। समझ में आया। तो इस तरह से इन वर्ड्स से पहले ए या एन का यूज होता है। इसी तरह से
बिफोर सिंगुलर नाउन्स इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, ओ व्हाट अ ग्रेट डिजिटल बोर्ड इट इज। तो आप जहां आश्चर्य दिखाते हो, एकदम से दुख दिखाते हो, एकदम से खुश हो जाते हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके लास्ट में ये वाला सिंबल लगता है, एक्सक्लेम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें जो व्हाट से स्टार्ट होता है, तो उसमें जो बाद में वर्ड आएगा ना, मैन नाउन वर्ड, उससे पहले क्या लगेगा, ए या एन। ठीक है। और ये मैंने बता रखा है कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से भी पहले वो वर्ड लगेगा। ठीक है। तो व्हाट अ प्लेजेंट डे, इतना सुहावना दिन है। व्हाट अ प्लेजेंट डे, प्लेजेंट के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग ए लगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है। व्हाट एन इजी एक्सरसाइज, कितनी इजी एक्सरसाइज है ना। व्हाट एन इजी, इजी था तो इजी के अकॉर्डिंग एन लग गया, कितना इजी एक्सरसाइज है। लेकिन यहां पर अगर सिंगुलर नहीं होता, एक्सरसाइज देखो सिंगुलर है, फ्लावर सिंगुलर है, डे सिंगुलर है, यही अगर डेज होता, बहुत सारे दिन, तो व्हाट प्लेजेंट डेज, कितने सुहावने दिन, ये सारे दिन कितने सुहावने हैं, है ना। तो एक दिन की बात हो तब ए या एन लगेगा। अगर यहां पर प्लूरल है ना, तो ए या एन नहीं लगेगा। ये सारे किसमें थे, सिंगुलर थे, इसलिए ये ए लगा या एन लगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल मीनिंग, है ना, वन के अर्थ में, एक के अर्थ में, इसका अर्थ क्या होता है, एक। तो जहां भी एक का अर्थ दिखाना हो तो वहां पर आप इसका यूज करते हो। जैसे एक एग्जांपल है कि देयर आर 1000 मीटर्स, 1000 मीटर होते हैं, इन अ किलोमीटर, इन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर। इन 1 किलोमीटर का अर्थ हुआ 1 किलोमीटर है। समझ में आई? तो वन के अर्थ में यूज हुआ ये। जैसे अ डजन, मतलब 1 दर्जन। अ स्कोर, स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, है ना। स्कोर इन 20 के ग्रुप को स्कोर कहते हैं। बीसियों, बीसी कहते हैं, 4 बीसी। अपने राजस्थान में बुढ़े लोग कहते हैं ना, 26सी। 26सी मतलब 6 × 20, 120 रुपए। 3 बीसी, 3 बीसी मतलब 60 रुपए। ऐसे। अ मिलियन, 10 लाख को। अ हंड्रेड, 100। अ लॉट ऑफ, खूब सारे। अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ। इन सब का फिक्स है, इन सब के साथ ए यूज होता है। अ मिलियन, अ हंड्रेड, अ स्कोर, अ डजन, अ फुट, अ मीटर, है ना। तो ये सारों से पहले क्या लगता है, ए या एन। फिर इन द सेंस ऑफ द सेम, वही, इस अर्थ में। जैसे एट ए टाइम, एक ही समय में, एट द सेम टाइम, है ना, एट ए टाइम। तो इसका मतलब हो गया सेम टाइम। टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, अगर ये मैं कहूं कि टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक ही कॉइन के, मतलब सेम कॉइन के 2 साइड्स। तो यहां एक कॉइन का अर्थ क्या हुआ, द सेम कॉइन, जिसके 2 साइड की बात हो रही है। ठीक है। अगला है टू टेल स्पीड, प्राइस, फ्रीक्वेंसी, ये सब बतानी हो ना, कि किस प्राइस पे वो चीज बिक रही है ना। 10 रुपीज अ किलो, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अ किलो, है ना, प्रति किलो यानी अ किलो। इट टेक्स फूड। अच्छा, फिर वो बतानी हो, फ्रीक्वेंसी बतानी हो, तो थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार। थ्राइस अ डे, डॉक्टर भी कह सकता है, टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, इस दवाई को दिन में 3 बार लेना। थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। या ही वॉज ड्राइविंग, वो चला रहा था, तो ये स्पीड बता रहा है, एट 100 किलोमीटर एन आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा यानी एन आवर, 1 घंटा। तो इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए एक्सेट्रा आप यूज करते हो। फिर अब देखो, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, इसमें क्या दिखा रहा है पता है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, ये दिखा रहे हैं इसमें। जैसे मैं टीचर भी हो सकता हूं,
और मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ, बिजनेस भी कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे में कौन सी क्वालिटी अच्छी है, टीचिंग वाली अच्छी है या बिजनेस वाली अच्छी है? तो अगर मैं ये बताना चाहूं कि मैं एक बिजनेसमैन की बजाय एक टीचर अच्छा हूं, तो मैं ऐसा कहूंगा, आई एम अ बेटर टीचर देन अ बिजनेसमैन, है ना। एक बिजनेसमैन की बजाय मैं एक अच्छा क्या हूं, टीचर हूं। तो उसमें ए नहीं लगाना, मैंने अभी जो ए लगाया था दैट वाज रॉन्ग। अगर मेरी ही दो क्वालिटी हो रही है तो पहले ए की बार एन लगेगा, ए या एन लगेगा, जो भी लगना है। तो विराट कोहली इज अ बैटर बैट्समैन देन बॉलर। वो एक बैट्समैन अच्छा है बजाय की बॉलर होने के, तो बॉलर की बजाय वो अच्छा क्या है, बैट्समैन है। तो इस तरह से मैं अगर टीचर अच्छा हूं बजाय की बिजनेसमैन, तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम अ बेटर टीचर देन बिजनेसमैन, देन अ बिजनेसमैन नहीं। अगर मैंने ए लगा दिया तो इसका मतलब मैं किसी दूसरे व्यापारी से मेरी तुलना कर रहा हूं कि उस व्यापारी की तुलना में मैं अच्छा टीचर हूं। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, वो टीचर कैसे हो, अच्छा टीचर कैसे हो सकता है, वो तो व्यापारी है। तो दोनों जगह अगर ए लगा देते हो तो इसका मतलब कोई वो दूसरा व्यक्ति है, जैसे यहां पर सेकंड सेंटेंस में लगाया, विराट इज अ बेटर बैट्समैन, वो एक अच्छा बैट्समैन है किसकी कंपैरिजन में, अ बॉलर, एक दूसरे बॉलर की कंपैरिजन में। अभी बॉलर की कंपैरिजन में तो वो अच्छा बैट्समैन हो गई क्योंकि ये बैट्समैन है, वो बॉलर है, तो ये बेटर बैट्समैन तो हो गई। तो ये कंपैरिजन अच्छी कंपैरिजन नहीं हुई, ठीक है। यहां इसका अर्थ हुआ कि वो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है। ए या एन, ये कांट बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल से पहले यूज नहीं करना है। मैं शुरू से ही पहली एक दो स्लाइड से ही बता रहा हूं कि इनका यूज काउंटेबल, सिंगुलर, इनडेफिनिट नाउन से पहले होता है, अनकाउंटेबल से पहले नहीं हो सकता। जैसे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है। मटेरियल नाउन कौन सी होती है, जो मटेरियल है, जैसे मान लो ये पेन है, ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन पेन बना किससे है, प्लास्टिक, प्लास्टिक से पहले ए या एन नहीं लग सकता। आयरन से पहले ए या एन नहीं लग सकता। वाटर, लिक्विड जो भी होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस फॉर्म में जो भी पदार्थ होते हैं, उनसे पहले ए एन या द नहीं लगेगा। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे, है ना, ब्यूटी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सुंदरता, इनकी जिस चीज का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ऑनेस्टी, ट्रुथ, तो इनसे पहले ए या एन यूज नहीं होता है। दिस डोर इज मेड ऑफ वुड, वुड से बना हुआ, तो वुड से पहले मेड ऑफ ए वुड ऐसे नहीं आएगा, या ए ब्यूटी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव ब्यूटीफुल हैंड बैग्स, मेरे पास ब्यूटीफुल हैंड बैग्स है, बैग्स लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल हो गया, इसलिए ए या एन नहीं आ सकता। यहां पर मटेरियल नाउन हो गया, इसलिए भी ये नहीं आ सकता, मटेरियल नाउन है। और यहाँ ए या एन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए ब्यूटी से पहले ए नहीं लगाया, एन नहीं लगाया। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब ए एन के बाद अब आता है द का यूज। किसका यूज सीख रहे हैं, द का। ए एन का आपने सीख लिया, अब है द, यूज ऑफ द। तो ए एन के यूज में एक कॉमन जो याद रखने वाली बात थी वो कौन सी थी, कि ध्यान रखना, सिंगुलर से पहले यूज होगा, इनडेफिनेट नाउन होना चाहिए वो, है ना, इनडेफिनेट होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, इनडेफिनिट हो। द का यूज कहाँ होगा, हाँ, और ये किससे पहले नहीं हो सकता, ए एन द का प्रयोग किससे पहले नहीं होगा, है ना, कांट बी यूज्ड, है ना, नॉट टू यूज ए एन, नॉट टू यूज ए या एन किससे पहले, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से पहले इसका यूज नहीं करते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल नाउन है, इन सब से पहले यूज नहीं करते हैं। थोड़ा और भी आएंगे किस किस से पहले नहीं कर सकते, वो बाद में बताएंगे। अब आ गया द का यूज सब टाइप की नाउन से पहले हो सकता है, नॉर्मली प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी सब प्रॉपर नाउन से पहले होता है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दूसरा, सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज हो जाता है। तीसरा, डेफिनेट होना चाहिए, है ना, डेफिनेट, तो वो वर्ड कैसा होना चाहिए, निश्चित। जैसे मान लो बुक से पहले लगाऊं द का प्रयोग, अगर मैं ये लिखूं कि द बुक,
तो द बुक का मतलब मुझे पक्का पता है कि ये कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हो तुम। समझ में आया? अगर मैं द बुक लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं इस बुक को डिस्क्राइब करूंगा, या अगर हम बात कर रहे थे हम पहले उस बुक के बारे में बोल चुके हैं, इसलिए मैं उस बुक के बारे में कह रहा हूँ द बुक इज नॉट विद मी, वो वाली बुक मेरे पास नहीं है जिसके बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट। तो वो एक डेफिनेट बुक होती है। ठीक है, इसका थोड़ा सीखते हैं आगे बढ़ के। तो ये ध्यान रखना, बिफोर अ पर्टिकुलर, है ना, एक विशेष निश्चित पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड होना चाहिए, फिक्स है कि ये वाला है, या ऑलरेडी मेंशन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ध्यान रखना। पर्टिकुलर, स्पेसिफाइड, ऑलरेडी मेंशन्ड, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, उस नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। ये तीन वर्ड आप नोट कर लेना, इसको आइडेंटिफाइड भी कह सकते हो। पर्टिकुलर वो नाउन होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए, या जिसको कह सकते हो जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये कौन सा है, आइडेंटिफाइड होता है। हाँ, हो सकता है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सकता है वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों चलता है, काउंटेबल चलेगा, अनकाउंटेबल चलेगा, सिंगुलर चलेगा, प्लूरल चलेगा। बस शर्त यही है, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, पहले से ही उसका मेंशन हो गया हो, या तो या फिर आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि ये कौन सा वाले की बात कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल है, ये तो नीचे वाली लाइन में लिखना चाहिए था, इन्होंने यहीं पर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें ये देखो, द एक्टर यू वर टॉकिंग अबाउट लिव्स इन माई स्ट्रीट। तो यहां पर एन एक्टर क्यों नहीं लगाया, द एक्टर क्यों लगाया? एन एक्टर अगर लगा देते हैं कि एन एक्टर इज लिविंग इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में एक एक्टर रह रहा है, तो कौन सा एक्टर है कुछ पता ही नहीं है, वो निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। लेकिन यहां पर जब द लगा दिया तो अपने को फिक्स पता है कि वो एक्टर मेरी गली में रह रहा है। कौन सा एक्टर? द एक्टर यू वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे ना, वो वाला एक्टर। तो एक निश्चित हो गया कि नहीं हुआ, है ना, फिक्स हो गया, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, इसका मतलब वो चीज ऑलरेडी मेंशन हुआ है, स्पेसिफाई हुआ है वो। तो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो वाला एक्टर लिव्स इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में रहता है। गॉट इट? अच्छा देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं ना, इसका आप मीनिंग बताना क्या मतलब होता है। एक सेंटेंस है, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू अ पार्क, ये दो सेंटेंस है, बीच में लगा वर्सेस, ये सेंटेंस वर्सेस ये सेंटेंस। ओके, तो बताओ, लेट्स गो टू द पार्क, चलो हम पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू अ पार्क, चलो हम एक पार्क में चलते हैं। इसका मतलब क्या हो पता है? अगर आप ये लिखते हो कि लेट्स गो टू अ पार्क, चलो एक पार्क में चलते हैं, तो इसमें जो पार्क है वो निश्चित नहीं है, कोई भी पार्क चलेगा जिसमें हमको चलना है, कोई भी पार्क हो सकता है जहां हम जाएं। लेकिन अगर आप द लगाते हो, लेट्स गो टू द पार्क, इसका मतलब दोनों के नजर में है कि कौन से पार्क में चलना है, वो चीज पहले मेंशन हो चुकी है, ये स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है, तब द लगाया। चलो हम पार्क में हमेशा जाते हो शाम को पार्क में घूमने, तो उसी पार्क की बात हो रही है, तो लेट्स गो टू द पार्क। द पार्क मतलब एक स्पेशल पार्क की बात हो रही है जहां आप हमेशा जाते हो, या जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हो, जो सामने वाला व्यक्ति भी पहचानता है, इसलिए द पार्क लगाया। बिफोर कॉमन नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स होल क्लास, कॉमन नाउन से पहले भी द लगा देते हैं जब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करती हो। मैंने बताया था जैसे अ काव इज अ यूजफुल एनिमल, तो वहां पर आप ये भी लिख सकते हो द काव इज अ यूजफुल एनिमल, है ना। तो अ काव इज अ यूजफुल एनिमल की जगह क्या लिख सकते हो? द काव इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये भी चलता है। गॉट इट? तो अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल ऐसे भी लिख सकते हो, और द डॉग इज अ लॉयल एनिमल, इनकी कुत्ता वफादार जानवर होता है। द बफेलो लव्स वाटर एंड मड, इनकी एनी बफेलो, ऑल बफेलोज, जो पूरी बफेलो क्लास है वो क्या करती है? दैट लव्स वाटर एंड मड, पानी और उसको बड़ा अच्छा लगता है। अ कंप्यूटर सेव्स टाइम, इनकी एनी कंप्यूटर सेव्स टाइम, एनी बफेलो लव्स दैट, एनी डॉग इज लॉयल, ये मीनिंग है, वो अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उससे पहले क्या लगा? द। जब भी कोई अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो कॉमन बात हो रही है, तो द लगाते हैं, या ए या एन भी लगा सकते हो।
ठीक है, तब भी वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैन या वुमेन से पहले ए एन या द कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अगर मैं कहूँ ना आदमी मरणशील होता है, तो मैन इज मॉर्टल। मैन मतलब मनुष्य था, इस, इसमें आदमी औरत सब शामिल है। तो मैन इज मॉर्टल, इनकी इंसान मरणशील होता है। तो यहाँ पर द मैन नहीं लिखता है, ए मैन नहीं लिखते। मैन या वुमेन से पहले ए या एन, जब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब वहां पर ए या एन नहीं लगता। नॉर्मली लग सकता है ना, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा वहां पर स्टैंडिंग देयर, है ना। तो जब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उससे पहले ए या एन नहीं लगता। जैसे मैन इज मॉर्टल, वुमन इज मैन्स मेट, है ना। महिला एक पुरुष की साथी होती है ना, मेट होती है सह। नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स। अच्छा ये देखो, ये द का प्रयोग जो आप शुरू से सीखते आए हो कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होना चाहिए। किसी समुद्र के नाम से पहले, किसी खाड़ी, गल्फ है ना, गल्फ के पर्शियन गल्फ है, तो खाड़ी के नाम से पहले। इसी तरह से किसी ओशन यानी कि महासागर के नाम से पहले। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बे अलग टाइप का होता है, गल्फ अलग टाइप का होता है, वो आपके ज्योग्राफी के टीचर को पूछना दोनों में क्या डिफरेंस है, गूगल करना। फिर रिवर, नदी के नाम से पहले। बे यानी भी होता है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी। ओशन यानी महासागर, महासागरों के नाम से पहले द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द यमुना रिवर, ठीक है, द अरेबियन सी, ये सारे। द माउंटेन रेंज है ना, एक सिंगल माउंटेन का नाम नहीं होना चाहिए, बड़ी सी माउंटेन रेंज है तो उस रेंज के नाम से पहले द लगता है। जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, है ना, द आल्प्स, द हिमालयाज। लेकिन अगर एक सिंगल पहाड़ी कहीं पर खड़ी है तो उसके नाम से पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे द माउंट एवरेस्ट, गलत है। माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पहाड़ी है, एक सिंगल चोटी जो होती है, पहाड़ी जो होती है, उसके नाम से पहले द नहीं लगता है। द लगता है नाम किसी लंबी पहाड़ी श्रृंखला के नाम से पहले, द अरावलीज, द विंध्याचल, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक आइलैंड का नाम हो तो द नहीं लगेगा। लेकिन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इतना बड़ा नाम लिखा है ना। तो बहुत सारे आइलैंड्स का नाम, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कोई एक जगह का नाम नहीं है, खूब सारे द्वीपों का मिल करके एक नाम है, द वेस्ट इंडीज। इसी तरह से कुछ फेमस रिलीजियस बुक्स होती है, उनके नाम से पहले भी, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द लगता है। द वेदास, द ऋग्वेदा, द श्रीमद् भागवत गीता, द महाभारता, है ना, द पद्म पुराण, द कुरान, द बाइबल, ये। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी द लगता है, आपको पता ही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। जर्नल्स के नाम, है ना, जो मैगजीन्स होती है जर्नल्स, उनके नाम से पहले। डेजर्ट्स के नाम से पहले, रेगिस्तान तरह तरह के, जैसे राजस्थान में थार है, बाहर सहारा है, टकलामाकन है, उन सब के नाम से पहले भी द लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो भी होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था द हवा महल, इसी तरह से कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है तो उनके नाम से पहले भी द लगता है। ट्रेन्स के नाम से पहले द मंडोर एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। इसी तरह से मैगजीन्स के नाम से पहले, न्यूज जो भी पत्रिकाएं आती है उनके नाम से पहले भी क्या लगता है, द। जैसे द वीक, द टाइम, तो टाइम्स मैगजीन होती है, वीक मैगजीन है, द इंडिया टुडे, ठीक है। हाँ, ये सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको, जो जो मैंने अभी लिखा था किन किन के नाम से पहले, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे द अरावली लगा, लेकिन जो गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, एक पहाड़ी है गुरु शिखर, उससे पहले द नहीं लगेगा। अरावली से पहले लगा क्योंकि अरावली एक बड़ा सा द्वीप, बड़ा सा क्या है, पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। अंडमान निकोबार से पहले द लगा क्योंकि खूब सारे आइलैंड्स है। पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इसी तरह से द रामायणा। लेकिन अगर बुक का नाम है ना, पुरानी धार्मिक पुस्तक है, और उसमें राइटर का नाम लिख दिया, जैसे बुक के नाम से पहले राइटर का नाम लिख दिया, तो उससे पहले द नहीं लगेगा। रामायण से पहले द लगेगा। लेकिन आप अगर ये कहो कि वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकिज ऐसा वर्ड लिख करके फिर उनकी राइटर की बुक का नाम लिखो, तो उसके बाद बुक के नाम से पहले द नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि वाल्मीकिज द रामायण, नहीं, वाल्मीकिज रामायण, वेद व्यासज महाभारत,
समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो द इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, द सहारा रेगिस्तान है ना, डेजर्ट, द मंडोर एक्सप्रेस, द आईएनएस विक्रांत, जो बड़े से युद्ध पोत होते हैं, वॉर वाले जो शिप होती है, वॉर शिप्स हैं, उनके नाम से पहले भी द लगता है। ठीक है। अच्छा, फिर देखो, बिफोर नेम्स ऑफ स्पेस बॉडीज, है ना, जो आकाशीय, आकाश के अंदर खूब सारी जो होती है ना प्राकृतिक बॉडीज जो होती है, जैसे चंद्रमा है और भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन सब के नाम से पहले सेलेस्टियल बॉडीज जिसको कहते हैं, एंटिटीज कहते हैं, उनके नाम से पहले क्या लगता है? द लगता है, जो कि संसार में एक ही होती है, द सन, द मून, है ना। तो ये एक ही है, तो उसके नाम से पहले क्या लगता है? द। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द नॉर्थ पोल, धरती पर एक ही है, द स्काई, तो ये सब के नाम से पहले क्या लगा? द। लेकिन जब इनको आप थोड़ा मॉडिफाई कर दो, क्लासिफाई कर दो कि चांद के नाम से पहले, मून के नाम से पहले द लगेगा, आपको भी पता है, द मून। लेकिन मून को अगर आपने मॉडिफाई कर दिया, डिम मून, है ना, थोड़ा जो कम चमकता है, तो अ डिम मून, इट वॉज अ डिम मून दैट डे, उस दिन वो जो चांद है वो कम चमक रहा था, इट वॉज अ डिम मून, इट वॉज अ क्लियर स्काई, अ क्लियर स्काई। स्काई को मॉडिफाई कर दिया इस एडजेक्टिव से, इस एडजेक्टिव से मून को मॉडिफाई कर दिया, तो उससे पहले द नहीं लगेगा, ए या एन लग जाएगा। बिफोर एडजेक्टिव्स टू मेक इट कॉमन नाउन, यस, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उससे पहले अगर द लगा दो, है ना, जैसे मान लो सुंदरता, सुंदर, सॉरी, सुंदरता तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी, लेकिन जो सुंदर, ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, तो उसके आगे अगर द लगा दिया ना कि द स्मार्ट, इसका मतलब हो गया ये एक कॉमन नाउन बन गया। द स्मार्ट का अर्थ है स्मार्ट वाल, स्मार्ट लोग, स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट लोग। तो द स्मार्ट शुड नॉट बी इगोटिस्टिक या इगोइस्टिक, इगोइस्ट, उनको इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। द स्मार्ट शुड नॉट बी इगोइस्ट, द स्मार्ट का अर्थ हो गया स्मार्ट लोग, स्मार्ट लोगों को इगोइस्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहां पर लिखा, द स्लिम एंड फिट टेंड टू बी इगोटिस्टिक, वो जब थोड़ा दिन बाद इगोटिस्टिक हो जाते हैं। कौन कौन? द स्लिम एंड फिट, इनकी जो लोग स्लिम और फिट होते हैं वो लोग, तो एडजेक्टिव के पहले द लगने से ये हो गया। जैसे द रिच, इनकी धनवान लोगों को शुड हेल्प, हेल्प करनी चाहिए, किसकी? द पुअर यानी गरीब लोगों की। तो एडजेक्टिव पुअर, रिच, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे पुअर पर्सन। लेकिन जब इन सिर्फ एडजेक्टिव से पहले द लग गया, तो वो एडजेक्टिव क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, जिसका अर्थ हो गया गरीब लोग, धनवान लोग, स्लिम और फिट लोग, ऐसे। नेक्स्ट, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, तो आपने एडजेक्टिव अगर पढ़े हैं तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बिग है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। कोई अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे ऊंचा, अच्छा, है ना, इनकी गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? जो डिग्री में हाई होता है, तो जो तीसरी डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उससे पहले हमेशा द लगता है। जैसे ये मान लो ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉट इट? जैसे प्रियांशी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है प्रियांशी, तो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी तरह से प्रशांत इज द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन दिस स्कूल, इस स्कूल का सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर है वो प्रशांत है। तो देखो, द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, जहां भी मोस्ट के साथ एडजेक्टिव लगा तो वहां द लगाओ, और या फिर ईएसटी वाला,
बिगेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, तो उससे पहले क्या लगा? द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। नेक्स्ट, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन से पहले द लग सकता है जब उस प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे, उसके बाद आने वाले प्रॉपर नाउन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों पोएट्स के नाम है, ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है, इनके प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द नहीं लगता। आप ऐसा नहीं कह सकते द ओम जी सर, नो, है ना? तो किसी का भी नाम हो, द रमेश या द अटल बिहारी वाजपेयी या द मनमोहन सिंह, नहीं कह सकते। ठीक है, तो शेक्सपियर इज द कालिदास, यहां पर कालिदास के नाम से पहले द लगाया, इसका मतलब यहां पर कालिदास का मतलब कालिदास नहीं है। कालिदास का मतलब है एक अच्छा साहित्यकार, लिटरेरी पर्सन, या एक अच्छा ड्रामेटिस्ट या पोएट, है ना? ड्रामेटिस्ट या पोएट से मतलब है कि शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड का कालिदास था। हालांकि इसका उल्टा लिखते हैं लोग कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन ये कंपैरिजन गलत होती है। कंपैरिजन हमेशा अपने से पुराने वाले के साथ की जाती है, ना कि पुराने वाले की कंपैरिजन नए वाले से करते हैं। ऐसा नहीं करते आप, वो गलत तरीका है कंपेयर करने का। शेक्सपियर को करना हो तो उससे पहले वाले लोगों के साथ कंपेयर करो कि भी शेक्सपियर भी उनके जैसा है, तो कालिदास के जैसा है। कालिदास शेक्सपियर जैसा नहीं हो सकता क्योंकि कालिदास तो बहुत पुराना था। गॉट इट? तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो कालिदास इनकी, शेक्सपियर क्या है? इंग्लैंड का एक अच्छा ड्रामेटिस्ट है, अच्छा पोएट है, क्योंकि कालिदास वही थे। यहाँ कॉमन नाउन ही हो गया ये कालिदास। ठीक है, आप अगर किसी अपने, कोई आपका दोस्त है बहुत अच्छा खेलता, तो आप ऐसे कह सकते हो कि माई फ्रेंड इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। मेरी टीम का तो वो सचिन तेंदुलकर है, द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम, है ना? अगर मेरी टीम का नहीं कहना हो, सिर्फ उसको इतना ही कहना हो कि वो तो एक सचिन तेंदुलकर है, तो ही इज अ सचिन तेंदुलकर, वो एक सचिन तेंदुलकर है। तो ए एन भी लगा सकते हो, लेकिन कहाँ का सचिन तेंदुलकर? कि मेरी टीम का सचिन तेंदुलकर, तो उससे पहले द लगाओगे, द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। आप किसी को ये कह सकते हो, मेरा दोस्त रचित है, वो तो एक विराट कोहली है, तो माय फ्रेंड रचित इज अ विराट कोहली, वो तो एक विराट कोहली मीन्स मतलब बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन अगर ये कहो कि वो तो मेरे गांव का विराट कोहली है, तो आप ऐसे कहोगे, माय फ्रेंड रचित इज द विराट कोहली ऑफ माय विलेज। वो तो मेरे गांव का विराट कोहली है, द विराट कोहली ऑफ माय विलेज। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कास्ट। हाँ, किसी का कास्ट, जाति दिखानी हो, सरनेम दिखाना हो, क्रीड यानी धर्म या रिलीजन, दोनों का अर्थ धर्मी होता है, नेशनलिटी राष्ट्रीयता है, इंडियन, अमेरिकन, रेस, आर्यंस, है ना, मंगोलियंस, ये सब दिखाना हो, तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है जब इनको प्लूरल में दिखाया जाए, बहुवचन, है ना? जैसे द जाट्स, उनके जाट लोग, द जाट्स का अर्थ क्या हो गया? जाट लोग। द जाट्स आर वेरी बोल्ड एंड ब्रेव, ऐसे कह सकते हो। या इस तरह से द हिंदूज, द हिंदूज आर वेरी काइंड टू एनिमल्स। इसी तरीके से आप कोई दूसरा कह सकते हो, किसी, द आर्यंस, द मंगोलियंस, द चाइनीज, द इंडियंस, द इंडियंस, द मारवाड़ीज आर वेरी फेमस एज, जो भी लिखना चाहो आप, बिजनेसमैन। और इसी तरीके से आप किसी को, किसी देश का नाम हो ना प्लूरल में, तो उससे पहले भी द लगता है। यहां पर तो वैसे मुझे द ब्रिटिश का अर्थ हो गया इंग्लैंड के लोग, द ब्रिटिश, द इंडियंस, द पाकिस्तानीज। इस तरह से किसी देश का प्लूरल में नाम हो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनियन ऑफ इंडिया, द जाट्स, द मेघवाल्स, द हिंदूज, द नेपालीज, द फ्रेंच, ये सारा। गॉट इट? इसी तरीके से बिफोर टू कंपैरेटिव डिग्रीज इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जब दो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, इस सेंस में कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो भी बढ़ता जाता है या उल्टा होता जाता है, जो भी है।
मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो उसी की कंपैरिजन में दूसरा भी बढ़ या घट रहा है। जब इस तरह से दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तब उसमें भी द का यूज करते हैं कंपैरेटिव से पहले। बाकी नॉर्मली डिग्री में ध्यान रखना सुपरलेटिव से पहले द सीखा हमने तो, कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पेन, है ना, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो सुपरलेटिव से पहले तो होता ही है, लेकिन यहां पर जैसे देखो, द अर्लियर, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई, दूसरी वाली डिग्री है। द अर्लियर यू कम, जितना जल्दी तुम आते हो, आओगे, द बेटर इट विल बी, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, बेहतर होगा। तो द अर्लियर द बेटर, द अर्लियर द बेटर, गॉट इट। द हायर यू गो, जितना हाई जाते हो, द कूलर इट इज, द कोल्डर इट इज, उतना ही कोल्ड होता जाता है। हिमालय में मान लो जितना ऊंचा चढ़ते हो उतना ही ज्यादा कोल्ड होता जाता है। समझ बात। तो यहां पर दोनों जगह कंपैरेटिव, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट तो सुपरलेटिव होता है, लेकिन हायर से पहले भी द लगा क्योंकि यहां पर एक और कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई उसी की कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज बिफोर मटेरियल नाउन व्हेन इट इज लिमिटेड बाय एडजेक्टिव और डिफाइंड या आइडेंटिफाइड। मटेरियल नाउन के नाम से पहले आर्टिकल नॉर्मली नहीं लगता है, लेकिन है ना, मटेरियल जैसे आयरन है, वुड है, तो जो भी ठोस, द्रव और जो गैसियस फॉर्म में है ना, लिक्विड, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में जो भी मटेरियल है, उससे पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। लेकिन जब उसको, उससे पहले कोई दूसरा एडजेक्टिव लग जाता है तब, जैसे वाटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब आप वाटर को लिमिटेड कर दिया, आपने उसको डिफाइन कर दिया कौन सा वाला वाटर, पहचान लिया कि कौन सा वाला वाटर, तो जैसे वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी, इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल, तब आप इसको कहोगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज सो सॉल्टी, बहुत खारा है ना, नमकीन है। द सिल्वर ऑफ दीज ग्लासेस, ये जो ग्लासेस है ना, कांच की, चांदी की गिलास है, गिलास बनाई हुई है आपने, तो इन गिलास के अंदर जो चांदी है, आप ऐसा कह सकते हो इसके अंदर जो सिल्वर है। तो नॉर्मली सिल्वर वर्ड से पहले द लगता नहीं है, लेकिन कौन सी सिल्वर की बात हो रही है, जो इस ग्लास में यूज हुई है, वो वाली जो सिल्वर है इज नॉट प्योर, दैट इज नॉट प्योर, गॉट इट। तो सिल्वर को हमने लिमिटेड कर दिया, कौन सी सिल्वर, जो इसमें यूज हुई, उससे पहले द लगेगा। लकड़ी जो इस टेबल में यूज हुई है, द वुड यूज्ड इन दिस टेबल, बाकी वुड से पहले द नहीं लगता, लेकिन वुड से पहले द क्यों लग गया, हमने उसको लिमिटेड कर दिया कि इसमें जो यूज हुई है। द सीमेंट यूज्ड इन दिस वॉल, इस वॉल के अंदर जो सीमेंट यूज हुई है, दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, गॉट इट। नेक्स्ट कुछ और यूज देखते हैं द के। तो देखो ये कुछ फिक्स है, जैसे जब भी आप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले इन लगाते हो तो द लिखते ही लिखते हो। इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग नहीं कह सकते, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऐसे ही कहते हैं। अगर आप इन द नाइट लिखते हो तो इसका मतलब पूरी रात, इन द नाइट, रात में। बाकी नॉर्मली आप ये कहो कि मैं रात में आऊंगा तुम्हारे घर, आई विल कम टू योर हाउस एट नाइट, उससे पहले क्या लगाते हो, एट लगाते हो, एट नाइट आई विल कम टू योर हाउस, आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम टू योर हाउस टू नाइट, आज रात को, एट नाइट। इन द नाइट मतलब ऑल नाइट, पूरी रात, ठीक है। इन द डे, इन द डे मतलब पूरे दिन, दिन में मैं ये काम करता हूँ। आई टीच इन द डे, आई प्रिपेयर इन द नाइट, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाता हूँ, पूरी रात तैयारी करता हूँ, ऐसा कोई हो सकता है। ओके, द लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो यहां पर ऑफ लगा है ना, द लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ लग करके, लोड कौन सा, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड, तो उससे पहले द लग गया। नेक्स्ट इज बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय ऑफ इन अ prepositional फ्रेज। हाँ, prepositional फ्रेज जब भी होती है, फ्रेज किसको कहते हैं, दो तीन वर्ड का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। और वो दो तीन वर्ड का जो ग्रुप होता है, उसमें अगर एक वर्ड ऑफ है,
तो जो ऑफ से पहले वाला वर्ड आ रहा है उससे पहले द लगेगा, है ना। प्रपोजिशनल फ्रेज उसको कहेंगे, जिसमें कोई प्रपोजिशन यूज हुआ हो, दो तीन वर्ड में से एक वर्ड है प्रपोजिशन, और उस प्रपोजिशन में भी अगर ऑफ यूज हुआ हो तो ऑफ से पहले जो वर्ड आएगा उससे पहले द लगेगा। जैसे एग्जांपल है आर्ट ऑफ लिविंग, ये एक फ्रेज हो गया है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग, ऑफ से पहले वर्ड आया आर्ट, तो आर्ट से पहले द लगेगा। इसी तरह से जॉय ऑफ गिविंग, है ना, देने का सुख, देने का जो आनंद है, जॉय ऑफ गिविंग, तो ऑफ से पहले वर्ड आया जॉय, तो जॉय से पहले द लगेगा। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स यूज्ड एज इंस्टीट्यूशन। कई बार कॉमन नाउन है एक संस्था के रूप में यूज होती है, जैसे द फैमिली। द फैमिली का अर्थ हो गया जो फैमिली सिस्टम है इंडिया में, दैट इज ब्रेकिंग डाउन, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गॉट इट? द फैमिली इज ब्रेकिंग डाउन, मतलब कि इंडिया जो फैमिली सिस्टम है वो इंडिया में भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये द फैमिली लगा। द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, द जुडिशरी का अर्थ हो गया न्यायपालिका, है ना। द मासेस, पब्लिक, द फैमिली, द नेवी, ये पूरी संस्था के लिए यूज कर रहे हैं। द आर्मी, द एयरफोर्स, द चर्च, है ना, चर्च भी कई फैसले लेता था, तो चर्च का मतलब हो गया वो पूरा जो समूह है जिसमें पादरी वो सब लोग शामिल होते हैं जो मिल करके कुछ काम करते हैं। तो द चर्च, वो संस्था के रूप में जब भी यूज करेंगे तो आप लिखोगे द लगाओगे, नहीं तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे घर के पास एक चर्च है, तो देयर इज अ चर्च नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक चर्च है ना। मेरे घर के पास एक फैमिली रहता है, उड़ीसा का फैमिली रहता है, तो एन ओडिया फैमिली लिव्स नियर माई हाउस, इस तरह से कह सकते हो। उस समय द लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो एक एज ए इंस्टीट्यूशन उसका यूज हो तब लगाते हैं। स्पेशल यूज ऑफ द का स्पेशल यूज, अब देखो ये क्या है। अब इसमें दोनों हम बताओ क्या आना चाहिए। ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर है, संसद सदस्य है। ही इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का मॉनिटर है। अब बताओ किसमें क्या आएगा। द का यूज मैंने कहा बताया, द का यूज बताया जहां पर डेफिनेट हो, निश्चित हो कि इसके अलावा दूसरा नहीं है, उस एक के अलावा वो एक फिक्स है, तो वहां पर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक फिक्स है क्या, एक ही होता है क्या इंडिया में या कहीं किसी भी देश में? नहीं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, खूब सारे हो सकते हैं। तो वो डेफिनेट नहीं है, जहां डेफिनेट नहीं है तो द का यूज नहीं होगा, वहां पर ए यूज होगा। जैसे अपने राजस्थान से ही 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा में है, 10 राज्यसभा में, तो 35 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चले गए। गॉट इट? एक दो और भी हो सकते हैं। तो ही इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का मॉनिटर है, तो मॉनिटर तो एक ही है फिक्स, है ना, तो वहां पर द लगेगा, द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। अब देखो संसद सदस्य है तो ए लगा, मॉनिटर है तो द लगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितने बड़े पोस्ट पे है। प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले भी ए लग सकता है, और सरपंच के नाम से पहले भी द लग सकता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले भी द भी लग सकता है, सरपंच के नाम से पहले भी ए भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो डिफाइंड है कि नहीं है, आइडेंटिफाइड है नहीं है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक है कि नहीं है। जैसे आप ये कह सकते हो नवाज शरीफ इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो एक पूर्व प्रधानमंत्री है। अब एक प्रधानमंत्री है क्योंकि ऐसे खूब सारे प्रधानमंत्री है, तो उनमें से एक वो भी है। गॉट इट? इसी तरीके से आप ये कह सकते हो अ, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का अभी, है ना, तो अभी तो एक ही हुआ तो स्पेसिफाइड हो गया। अब लेते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना। ऑर्डिनल्स का अर्थ क्या है? जो ऑर्डर को शो करते हैं, क्रम को शो करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हंड्रेड, 1000th, 1000वां, 1 मिलियंथ चाइल्ड वॉज बॉर्न, है ना, 1 अरबवां बच्चा पैदा हुआ। तो इस तरह से तो उसमें जो ऑर्डिनल वर्ड्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 140th, 18th, उससे पहले द लगता है। क्या लगता है? द। जैसे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता कौन से ओवर में? इन द 18th ओवर, द 18th ओवर, 18वें ओवर में, तो द लगाया। इसी तरह से द थर्ड गर्ल, तीसरी वाली लड़की, द थर्ड गर्ल किसमें? इन द सेकंड रो, द सेकंड रो,
दूसरी रो में तीसरी वाली लड़की। समझ में? तो इस तरह से क्रम संख्या जहां दी हुई हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड द फोर्थ द फिफ्थ द हंड्रेड ऐसे लगेगा। अब एक चीज और देखना, द फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्सरसाइज, तो इसका मतलब दो एक्सरसाइज की बात हो रही है, द फर्स्ट एंड द सेकंड। लेकिन इसके बाद दोनों के आगे द लगाया, तो इसमें प्लूरल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों के आगे द नहीं लगाते, द फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्सरसाइज को एक्सरसाइजेस करना पड़ता है, पहली और दूसरी वाली एक्सरसाइजेज। ठीक है? तो यहां पर प्लूरल करना पड़ा, दोनों के आगे द लगाया तो इसको सिंगुलर ही रखा। इसी तरह से एन इंटेलिजेंट एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस दोनों के आगे देखो, एन इंटेलिजेंट एंड अ ब्यूटीफुल, दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगा, इसका मतलब दो लड़कियां हैं, देर आर टू गर्ल्स, उनमें से एक लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, दूसरी वाली ब्यूटीफुल है। समझ आ रही बात? लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि एन इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लड़की है जो इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। सुने? इनकी ओनली वन गर्ल इज देयर, वन गर्ल इज देयर। और ये फिर द इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़कियां। तो यहां तो पता चल ही रहा है कि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, कितनी भी हो सकती है। इस तरह से द हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों के आगे अलग अलग लगाया, तो यहां पर लैंग्वेज वर्ड आया। लेकिन दोनों के आगे नहीं लगा कि एक के आगे ही लगाते और ऐसे कॉमन लिख देते, द इंग्लिश एंड हिंदी, द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, दो भाषाएं हो गई ना, इस तरह से। तो दोनों के आगे द लगाया तो लैंग्वेज, एक के आगे द लगा के एंड से जोड़ दिया, द हिंदी एंड इंग्लिश, तो बहुवचन लिखना पड़ेगा, भाषाएं, लैंग्वेजेस। अब देखो, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका मतलब हुआ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, आधी काली है और आधी सफेद है, ऐसी बिल्ली है। इनकी वन कैट इज देयर। कितनी कैट है? एक ही कैट है, विच इज हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप ये कहो कि आई हैव, मेरे पास में है क्या, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, एक ब्लैक और एक व्हाइट कैट है, इसका मतलब कितनी कैट हो गई? दो कैट। कैसे पता चला कि ब्लैक से पहले भी ए एन या द आर्टिकल लगाया, इससे पहले भी ए एन आर्टिकल लगाया, तो ये दो हो गई, दोनों अलग अलग लगाया तो दो हुई है। द एमएलए एंड सेक्रेटरी, एमएलए और सेक्रेटरी वॉज बिजी, है ना, वॉज लगाया, बिजी था, वॉज कहां लगता है? सिंगुलर के बाद लगता है, एक वचन के बाद लगता है। तो यहां पर द से जुड़ गए एमएलए और सेक्रेटरी, इसका मतलब जो एमएलए है वही सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है वही एमएलए है, इनके दोनों पद उसी के पास है, किसी संगठन में वो सचिव का काम देख रहा है। ठीक है? द एमएलए एंड द सेक्रेटरी वर बिजी, इसका मतलब वर क्यों लगाया, प्लूरल क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर एमएलए और सेक्रेटरी अलग अलग है। अलग अलग कैसे पता चला? क्योंकि दोनों के नाम से पहले द लगा है, दोनों के पद से पहले द लगा, द एमएलए एंड द सेक्रेटरी, इनकी वो एमएलए भी और एक सेक्रेटरी भी दोनों बिजी थे, ये दो अलग अलग हो गए, ये टू पीपल हो गए, है ना। और यहां पर द एमएलए एंड सेक्रेटरी ऐसा लिखा, इसका मतलब देयर वाज ओनली वन पर्सन, एक ही व्यक्ति था और दूसरे वाले में डबल हो गए, इसलिए दोनों के आगे द लगा। तो अब कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, वो चीज हम देखते हैं। एक तो कि नॉर्मली, जनरली, है ना, ज्यादातर एक फिक्स रूल नहीं है कहीं पर भी, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, आयरन इज यूजफुल एनिमल, है ना। तो देखो यहां पर आयरन एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल का नाम है, इसलिए इसके नाम से पहले एन आयरन या द आयरन यूज नहीं किया। ऑनेस्टी जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जोधपुर जो कि प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी कोई आर्टिकल हमने यूज नहीं किया। तो इस तरह से इन तीनों जो नाउन है, उनमें जब तक कि किसी को मॉडिफाई नहीं किया जाए, है ना, किसी के साथ कंपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाए, इसके वाइड सेंस में, जनरल सेंस में जब यूज होता है, तब उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इसी तरीके से अगर स्कूल हॉस्पिटल आदि कोई स्थानों के नाम है और वो स्थान अगर अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हुआ है ना,
जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरा बेटा अभी स्कूल में है, तो मैं कहूँगा माई सन इज इन स्कूल। इन स्कूल मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, वो अपने प्राइमरी पर्पज से स्कूल में है। प्राइमरी पर्पज स्कूल का होता है पढ़ाई करना। तो आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, मैंने स्कूल में इंग्लिश सीखी। तो एट स्कूल, स्कूल का पर्पज ही वहां सीखना होता है। ही इज इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, इसका मतलब प्राइमरी पर्पज क्या है हॉस्पिटल का? इलाज करना, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में है वो, है ना? तो वो इसका मतलब वो क्या है? पेशेंट है, वो बीमार है। ही इज इन हॉस्पिटल मतलब वो बीमार है। अगर वो ये लिखा कि ही इज इन अ हॉस्पिटल, ही इज इन ए हॉस्पिटल, इसका मतलब हॉस्पिटल में उसकी जॉब है, या कोई दूसरे पर्पज से वो हॉस्पिटल में गया है। ए लगा दिया अगर हॉस्पिटल के आगे तो। बाकी नॉर्मली जिस पर्पज से हॉस्पिटल बना उस पर्पज से अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो उससे पहले ए एन या द आर्टिकल यूज नहीं होता। इन वर्ड से पहले ना, ये जो नाउन्स है, इन नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अंडरग्राउंड, तो ग्राउंड से पहले कोई आर्टिकल नहीं। कैच फायर, आग पकड़ लेना, है ना? गिरिजा व्यास की चुन्नी ने आग पकड़ ली, है ना? तो इट कॉट फायर, तो फायर से पहले कोई आर्टिकल नहीं। सेंड वर्ड, इसका अर्थ होता है संदेश भेजना। सेंड वर्ड, तो वर्ड से पहले सेंड अ वर्ड या सेंड द वर्ड ऐसा नहीं होगा। गिव ईयर, ध्यान से सुनना, गिव ईयर, है ना? गिव ईयर टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। तो ईयर से पहले कोई आर्टिकल नहीं। सेट सेल, यात्रा शुरू करना, है ना? कास्ट एंकर, एंकर को डाउन कर देना। जो बोट होती है उसमें एंकर को डाउन कर देते हैं जिससे कि वो वहां पर फंस जाए, किनारे पर आने के बाद, जिससे कि पानी की लहरों के साथ वो अंदर नहीं चली जाए। एंकर ऐसे तीखा सा होता है, उसको शार्प सा होता है, नुकीला, जो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं किनारे के पास आकर के। इस तरह से फील एट होम, फील एट होम का अर्थ होता है कंफर्टेबल फील करना, है ना? डोंट हेजिटेट, प्लीज फील एट होम हियर, आप यहाँ पर घर जैसा महसूस करो, कंफर्टेबल फील करो। एट सनसेट, एट सनराइज और सनसेट, है ना? सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, तो एट सनसेट, एट सनराइज। और टेक ऑफेंस का अर्थ होता है किसी चीज से हर्ट हो जाना, दिल को चोट पहुंच जाना, टेक ऑफेंस, है ना? डोंट टेक ऑफेंस एट माई वर्ड्स। इन हैंड, यानी हाथ में पैसा कितना है, जो यूज कर सको वो वाला, इन हैंड, इन हैंड अमाउंट। लूज हार्ट, हार मान लेना, निराश हो जाना, डोंट लूज हार्ट, है ना? ट्राई वंस मोर, एक बार और ट्राई कर लो। लीड यू इनटू डैट, इनटू डैट, है ना? लीड इनटू डैट, कर्ज की ओर कोई चीज लेके जाती है, जैसे एक्सपेंसिव हैबिट्स जो होती है वो आपको कहाँ ले जाती है? दे लीड यू टू इनटू डैट। इसको डी ई बी टी को डैट पढ़ता है, बी साइलेंट होता है। लीव होम, घर छोड़ना, घर से रवाना होना। द एनिमी हैज लेड सीज, तो ले सीज जब भी यूज करता है, ले फर्स्ट फॉर्म होता है, लेड सेकंड फॉर्म है। ले सीज जहां भी यूज होता है तो वहां पर सीज से पहले द या ए नहीं लगता। वर्क हार्ड बाय डे एंड स्लीप साउंड बाय नाइट, स्लीप बाय नाइट, वर्क बाय डे। तो बाय द डे या बाय ए डे ऐसे नहीं होगा, नाइट से पहले भी नहीं लगेगा। एट डे ब्रेक, एट नाइट, तो यहाँ इनसे पहले आर्टिकल नहीं आ रहा। ऑन डिमांड, डिमांड से पहले नहीं है। बोरोड मनी, मनी से पहले कोई आर्टिकल नहीं। द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, प्लेसेस ऑन अर्थ, तो ऐसा जब लिखते हैं तब अर्थ से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। हाँ, आप ट्रेवल करते हो कैसे ही, तो अगर बाय लगा है तो बाय लैंड, बाय रिवर, बाय द लैंड ऐसे नहीं होगा, है ना? बाय ए लैंड नहीं होगा, बाय अ रिवर नहीं होगा। बाय वाटर, बाय ट्रेन, बाय स्टीमर, बाय एयर, या घोड़े पर सवारी करते हो तो ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट, पैदल, इस तरह से। अगर किसी को नाम से जानते हो तो आई नो हिम बाय नेम। एट डिनर, डिनर के टाइम पे कोई चैन से नहीं है यहाँ पर, सब बेचैन है। तो नन इज एट ईज, एट ईज, एट द ईज या एट एन ईज नहीं है। आई सेड इन जेस्ट, जेस्ट यानी कि मजाक में कहना, जोकिंगली, जो मजाक करता है जेस्टर। शूट एट साइट, शूट एट द साइट नहीं होगा, शूट एट साइट। इसी तरह से अब थोड़ी सी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। ये टॉपिक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखते हैं कि अब एमसीक्यूज में परीक्षा में जो कुछ पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही मैं लेके आया हूँ, 5-7 क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है, आर यू स्टिल स्टडिंग इन, क्या आप अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? तो स्कूल प्राइमरी पर्पज से पढ़ने के लिए ही होता है, स्टडी के लिए ही होता है। तो यहां पर जब प्राइमरी पर्पज के लिए स्कूल का यूज किया है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर यू स्टिल स्टडिंग इन स्कूल, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। फिर ये देखो, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट करके दिए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा। अब पूछा है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज एन एरर, इज देयर एन एरर। तो कहां पर एरर है? तो इस पार्ट को देखो, यहां पर देख लो चारों पार्ट को। 4 of earliest civilizations of the world were located on the banks of large rivers। अब देखो कौन से पार्ट में गलती है? तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो यहाँ पर द लगाया नहीं है, तो इस पार्ट में गलती है, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। तो यहाँ पर बुक से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी काइंड ऑफ वर्ड यूज किया जाता है तो काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अयोध्या इज प्लेस, अयोध्या वो स्थान है जहां पर लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न। यहां पर आप देखो, अगर इसमें लिखा है कि जो अंडरलाइंड फ्रेज है इसमें कोई गलती है तो उसको, अगर गलती है तो कौन सा उसकी जगह आएगा, दूसरा वाला सही कौन सा यूज है? तो आपने देखा होगा कि अयोध्या इज प्लेस, अयोध्या वो स्थान है जहां लॉर्ड रामा का जन्म हुआ था। तो इस स्थान को पर्टिकुलर पर्टिकुलर बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, वो स्थान जहां लॉर्ड रामा का जन्म हुआ, तो वो स्थान स्पेशल हो गया, उसके नाम से पहले द लगेगा। तो प्लेस से पहले क्या आएगा? द, द प्लेस वेयर, वो स्थान जहां। तो अयोध्या इज अ प्लेस, नो, अयोध्या इज द प्लेस, अयोध्या इज द प्लेस वेयर लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है, इवन इफ, हालांकि, शी इज ऑनेस्ट गर्ल, शी वॉज फॉल्सली अक्यूज ऑफ थेफ्ट, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया चोरी का, हालांकि वो ईमानदार लड़की है। तो वह ईमानदार लड़की, ऑनेस्ट गर्ल, सिंगुलर है, काउंटेबल है, ईमानदार लड़की कौन सी है? इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है मतलब ए या एन में से आ सकता है। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो ओ जो कि वॉवल से शुरू हुआ है, इसका पहले अक्षर की जो आवाज है वो वॉवल है, वॉल साउंड है। जहां भी वॉवल साउंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन लगता है, क्या लगता है? एन। तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज, द सन रिवॉल्व्स अराउंड ए अर्थ। तो रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट डिटर्मिनर। तो ए अर्थ की जगह क्या आएगा? एन अर्थ आएगा क्या? आप ये सोच सकते हो कि भाई अर्थ है तो अ से शुरू हो रहा है जो कि वोवल साउंड है, तो उससे पहले एन लगना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि अर्थ, सन, कोई भी स्टार का नाम हो, सैटेलाइट का नाम हो, तो उनसे पहले क्या लगता है? द लगता है। तो यहां पर क्या आएगा? द, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। लास्ट, तो इस तरह से ये अपना लास्ट सेंटेंस जो क्वेश्चन था और वीडियो का भी लास्ट स्लाइड था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये लेसन, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल बटन भी दबा दें, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए मेरे चैनल पर अब लिटरेचर पार्ट भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो आप जरूर से देखिएगा उसको भी। कल से ही हम शुरू कर रहे हैं लिटरेचर पार्ट अपलोड करना, तो फर्स्ट ग्रेड को फोकस करके हम कर रहे हैं। तो आपके जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन सबको आप बताइएगा कि इंग्लिश वाले ओम जी चैनल पर अपलोड हो रहा है एकदम लेटेस्ट स्टाइल का, सब चीज शामिल करते हुए, हर टाइप के क्वेश्चंस को शामिल करते हुए वीडियोस।